दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 13 मार्च। तो चलिए 13 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उनमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित रहती है और वीडियो भी बहुत बड़ी नहीं बनती, ठीक है ना? इसलिए आप पूरे वीडियो देखने का प्रयास किया करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ, हृदय प्रिय मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए ताकि उन्हें भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके, ठीक है? और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए आज यानी 13 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए आज की जो पहली खबर है वह हाल ही में आईक्यू एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है? तो यह रिपोर्ट किसने जारी की, पहले इस पे ध्यान दीजिए। तो आईक्यू एयर ने जारी किया है, ठीक है ना? और इनकी रिपोर्ट का जो नाम है वह है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, ठीक है? ये दो महत्वपूर्ण चीजें आप जान लिए। अब इनके अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत के स्थान के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन में है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है और पांचवा स्थान है। तो बताइए कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का प्रदूषित देशों की सूची में स्थान है वो कौन सा है? तो देखिए यह स्थान है पांचवा स्थान, ठीक है? डी ऑप्शन सही है, पांचवा स्थान है भारत का। अब देखिए अगर भारत का पांचवा स्थान है तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो पहले स्थान पे कौन सा है? पहले स्थान पे है चाड, ठीक है? फिर आ जाते हैं दूसरे स्थान पे। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है बांग्लादेश, ठीक है? ध्यान देते चलिएगा, ठीक है ना? तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे है पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान। और पांचवें स्थान पे है भारत, ठीक है? तो इस आईक्यू एयर द्वारा जारी जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है उसके अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान है पांचवा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें कुछ और बातें जोड़ देते हैं क्योंकि परीक्षा में वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए अगर पूछा जाए आपसे कि दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र क्या है? दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र, महानगरीय क्षेत्र, तो यह कौन सा है? तो यह है असम का बर्नीहट। असम का, देखिए ऐसे लिख देते हैं बर्नीहट। बर्नीहट ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, ठीक है? तो यह दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है बर्नीहट, ठीक है? अब देखिए एक चीज और, दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, ठीक है, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, तो वह कौन सी है? वह है दिल्ली, ठीक है? ये मैं कैसे बता रहा हूं? ये जो आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है उसमें दिया गया है, ठीक है? तो उसी के अनुसार मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? दिल्ली। और दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा बन गया है? तो बर्नीहट असम बन गया है, ठीक है? अब आइए इसमें और चीजें जोड़ते हैं। देखिए दुनिया के जो 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर जो है उनमें से 13 शहर भारतीय हैं, ठीक है? 13 शहर भारतीय हैं, ठीक है? यहां शहरों में लिख देते हैं तो आसानी हो जाएगी। तो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारतीय हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब 13 शहर भारतीय में से, इन 13 भारतीय शहरों में से 4 उत्तर प्रदेश के हैं, 4 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है? यह भी याद रखिएगा। अब देखिए 13 शहर का तो नाम नहीं लेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश के जो 4 शहर हैं उनका नाम जरूर लेंगे क्योंकि यूपी स्पेशल में यह प्रश्न बन सकता है, ठीक है? तो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारतीय हैं और इन 13 शहरों में 4 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। अब ये चार शहर कौन कौन से हैं? पहला है लोनी। लोनी कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है? लोनी कहाँ है? गाजियाबाद में है। तो पहला शहर है लोनी। दूसरा शहर है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। उसके बाद तीसरा शहर कौन सा है? मुजफ्फरनगर, ठीक है? मुजफ्फरनगर है। और चौथा शहर उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में है वह है नोएडा, ठीक है? तो ये क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है। सबसे प्रदूषित कौन हो जाएगा? सबसे प्रदूषित हो जाएगा लोनी, गाजियाबाद में है। ग्रेटर नोएडा,
फिर मुजफ्फरनगर, फिर नोएडा। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के 4 दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट है। ठीक है ना। तो देखिए, आपने यह पूरा प्रश्न जो देखा, इसमें आपको कितने प्रश्न बनते हुए मिल गए? 5, 6, 7 प्रश्न इसमें से बन गए हैं। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि हाल ही में, देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में सिपरी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के हथियार आयातक देशों में भारत का स्थान आपको बताना है। ठीक है, सिपरी यह रिपोर्ट जारी करती है और इसके अनुसार दुनिया के हथियार आयातक देशों में, यह जान लीजिएगा, निर्यातक नहीं पूछा है, हथियार आयातक देशों में भारत का स्थान पूछा है। तो ऑप्शन ए है पहला स्थान, ऑप्शन बी है चौथा स्थान, ऑप्शन सी है दूसरा स्थान और ऑप्शन डी है पांचवा स्थान। तो आपको बताना है कि दुनिया के हथियार आयातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए, ये भारत का जो स्थान है दुनिया के हथियार आयातक देशों में, वह स्थान है दूसरा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, भारत दूसरे स्थान पे है दुनिया में हथियार आयातक देशों की सूची में। ठीक है, अब दूसरे स्थान पे भारत है, तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है यूक्रेन। ठीक है, और यूक्रेन क्यों है? सर्वविदित है, आप जानते हैं कि यूक्रेन का रसिया से युद्ध हो रहा है। ठीक है, यूक्रेन का रूस से युद्ध हो रहा है और यूक्रेन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने हथियार स्वयं बना पाए, इसलिए उसे तमाम देशों से हथियार आयात करना पड़ रहा है। इसलिए जो है, पहली बार यूक्रेन दुनिया के हथियार आयातक देशों की सूची में पहले स्थान पे आ गया है। और यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार यूक्रेन इस स्थान को प्राप्त करता है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि भारत का स्थान कौन सा है। तो दुनिया के हथियार आयातक देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वह दूसरा है। ठीक है, तो दूसरे स्थान पे भारत को लिख देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी पूछा जाता है दुनिया के हथियार निर्यातक देशों में उनकी लिस्ट की सबसे ज्यादा निर्यात किसने किया है। ठीक है, तो अगर निर्यातक देशों की सूची में देखते हैं तो निर्यातक देशों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। निर्यातक देशों की सूची में एक नया नाम आया है और वह नाम है फ्रांस का। ठीक है, और फ्रांस जो है दुनिया के सर्वाधिक हथियार निर्यातक देशों की सूची में दूसरे स्थान पे आ गया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। अब अगर दूसरे स्थान पे फ्रांस आ गया है तो दुनिया में हथियार निर्यातक देशों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे अभी भी अमेरिका काबिज है। ठीक है, यूएस से पहले स्थान पे है। ठीक है ना। तो निर्यातक देशों, हथियार निर्यातक देशों की सूची में पहले स्थान पे है अमेरिका और दूसरे स्थान पे फ्रांस अभी नया नया आया है, क्योंकि फ्रांस ने विगत वर्षों में कुल 65 देशों को हथियार की सप्लाई की है। ठीक है, तो यानी फ्रांस का जो हथियार का कारोबार है वो लगातार बढ़ रहा है। तो निर्यातक देशों की सूची में फ्रांस दूसरे नंबर पे आ गया है और यह एक बड़ा परिवर्तन है। अगर प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा तो आप इसे गलत बिल्कुल नहीं करिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और बताइए, आपने सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के बारे में अभी तक 10 बार पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो अगर सिपरी के द्वारा जारी रिपोर्ट के बारे में आपने अभी तक पढ़ा है तो सिपरी का फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या? पूछा जा सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आयोग पूछ ले, क्योंकि यह रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो बताइए कि सिपरी का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या है? जल्दी से अपने आंसर दीजिए अगर आपको जानकारी है तो। अब देखिए, सिपरी का जो फुल फॉर्म है वह है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है सिपरी का फुल फॉर्म। ठीक है, इसे अगर हिंदी में समझें तो इसे कहते हैं स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। क्या है? स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना। तो सिपरी का यह फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, किसी भी परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। ठीक है, जो वनडे के स्टूडेंट है उन्हें जरूर इसे तैयार रखना चाहिए। अब देखिए, सिपरी है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सिपरी एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। क्या है? स्वतंत्र थिंक टैंक है। ठीक है, स्वतंत्र थिंक टैंक है। और ये क्या सोचता है, किस विषय पे सोचता है? तो यह सोचता है वैश्विक सुरक्षा पे। ठीक है, वैश्विक सुरक्षा, शांति, सैन्य खर्च, हथियार नियंत्रण और शस्त्र निशस्त्रीकरण। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, शस्त्र निरस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण
शस्त्र निशस्त्रीकरण, ठीक है, से संबंधित शोध करता है। ठीक है, कौन करता है? सिपरी। अब देखिए यह क्या करता है? वैश्विक सुरक्षा, शांति, सैन्य खर्च, हथियार नियंत्रण और शस्त्र निशस्त्रीकरण या निरस्त्रीकरण से संबंधित शोध करता है। ठीक है, अब सिपरी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में, और कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। ठीक है, स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1966 में। तो इस बात को याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। अब अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 4 मार्च को, ऑप्शन बी है 6 मार्च को, ऑप्शन सी है 8 मार्च को और ऑप्शन डी है 10 मार्च को। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें बताइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। ठीक है ना, 4 मार्च के दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हाल ही में 54वां क्या है? 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है, और यह कब मनाया गया है? 4 से 10 मार्च के मध्य। तो 4 से 10 मार्च के मध्य जो है 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने की जो परंपरा है, जो शुरुआत है, यह किसके द्वारा की गई है? तो यह शुरुआत की गई है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, यह शुरुआत की गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इसका नाम ही है, तो इसका उद्देश्य क्या है? देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है ना, आप देखिए मैं उद्देश्य बता देता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है ना, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक यह उद्देश्य है। और दूसरा जो जैसे देश की सुरक्षा में क्या क्या आता है? देश की सुरक्षा में आता है, जैसे मान लीजिए कि वर्किंग प्लेस को सुरक्षित करना। ठीक है, वर्किंग प्लेस को, जैसे इंडस्ट्री को सुरक्षित करना। ठीक है, इंडस्ट्रीज को, ऐसे ही पूरे देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, समाज को, सोसाइटी को सुरक्षित करना है, उसकी सुरक्षा को बढ़ावा देना है, यही उसका उद्देश्य है। अब देखिए मैंने बताया कि देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा की गई है। ठीक है, अब अगर आपसे हम पूछे कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी वह की गई थी 4 मार्च 1966 को। कब की गई थी? 4 मार्च 1966 को। और इसी के तत्वाधान में पहली बार 4 मार्च 1972 को, 1972 को पहली बार 4 मार्च 1972 को पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह भी। ठीक है ना, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको बता देता हूं। ठीक है ना, अब देखिए यहां से एक प्रश्न पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? बताइए, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पीवाईक्यू पढ़े होंगे तो आपको जरूर मिला होगा। देखिए भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, कई लोग जो है राष्ट्रपति को मानते हैं, क्योंकि वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो उनको आसानी से वह ऑप्शन उससे मिलता हुआ लग जाता है, तो वह गलत कर देते हैं। लेकिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA की जो नियुक्ति होती है वह भी इसी के अधीन होती है, और यह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, सलाह देने में यह भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और वर्तमान में जो भारत के NSA हैं वो कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, कौन है? अजीत डोभाल है। ठीक है, और इनके बारे में आप सुने होंगे, इनकी कहानियां जो है बहुत दमदार हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे। यह सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य से बहुत ऊपर है। ठीक है ना, तो अजीत डोभाल वर्तमान में भारत के NSA हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है ना, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1966 को हुई थी, और इसी के अधीन पहली बार 4 मार्च 1972 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। ठीक है ना, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है,
अंतरिक्ष में अपना पहला सैटेलाइट भेजने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? अपने नाम से, अपने राज्य के नाम से पहला सैटेलाइट भेजने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा, यह बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो बताइए कि अंतरिक्ष में अपना पहला सैटेलाइट भेजने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन रहा है? तो वह बनेगा असम राज्य। ठीक है ना। असम राज्य बहुत जल्द ही अपना स्वयं का उपग्रह यानी सैटेलाइट भेजने वाला है और इसको जो नाम दिया गया है वह असम सेट। ठीक है, असम सेट मतलब असम का सैटेलाइट है। ठीक है ना। अब इसकी जो घोषणा है वह असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग, ठीक है, असम के वित्त मंत्री हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इनका नाम है अजंता नियोग। ठीक है, अजंता नियोग ने हाल ही में यह घोषणा की है और उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। अब एक चीज और यहां जानिए कि असम सैटेलाइट के विकास में किसका सहयोग है, क्योंकि अकेले असम सरकार ने तो ऐसा किया नहीं है, तो इसका सहयोग किसका है असम सैटेलाइट के विकास में। ठीक है, तो वो दो संस्थाओं का है। पहला है, एक संस्था है इन स्पेस। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। एक संस्था है इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस, इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। यह है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, तो इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। ठीक है, ये है इन स्पेस का फुल फॉर्म। और दूसरी संस्था जो इसमें सहयोग किया है वह किया है इसरो। ठीक है, इसरो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यह भी जानते रहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसरो की जो स्थापना, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो इस बात को याद रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके दो मुख्यालय हैं, दो मुख्यालय नहीं, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। यह पूछा जाता है कई बार, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसरो के बाद अब आते हैं फिर से इन स्पेस पे। इन स्पेस की जो स्थापना है यह कब की गई थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्पेस की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। ठीक है, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में जीएस के रूप में इसे कई बार पूछा गया है। तो इन स्पेस की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 2020 में हुई थी। आपको पता है कि जब वर्ष 2020 में भारत सरकार ने जब नई अंतरिक्ष नीति जारी की तो उसमें उसने कहा कि जो भारत का अंतरिक्ष सेक्टर है वह निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। ठीक है, तो भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र कुछ शर्तों के साथ, ठीक है, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र कुछ शर्तों के साथ निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है वह कुछ शर्तों के साथ निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया और कहा गया कि जो इसरो के संसाधन है उसका उपयोग कर सकता है कोई भी निजी क्षेत्र, वह अपने प्रयोग के लिए कर सकता है, किसी सैटेलाइट को भेजने के लिए, स्थापित करने के लिए प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इन सब कार्यों की देखरेख के लिए भारत सरकार ने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस की स्थापना कब हुई, वर्ष 2020 में हुई और इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, या इसे कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन एक बार आप जान लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, यह जो है परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। बाकी इसरो के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने वारंट जारी करके किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे को
गिरफ्तार करवाया है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने वारंट जारी करके, ठीक है, या आईसीसी भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी करके किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो ड्यूटेर्टे, इनको गिरफ्तार करवाया है। ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है केन्या और ऑप्शन डी है सोमालिया। तो बताइए कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी करके किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे को गिरफ्तार करवाया है? जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए वह है फिलीपींस के राष्ट्रपति, ठीक है, नाम से आप जान गए होंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने वारंट जारी करके गिरफ्तार करवाया है, ठीक है ना। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति को आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्यों गिरफ्तार कराया है? तो देखिए इन्होंने मानवता के विरुद्ध एक अपराध किया था, ऐसा कोर्ट का मानना था, ठीक है, मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक लाइन यह याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं वह अपराध कौन सा है मानवता के विरुद्ध। तो देखिए ये जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो डुटेर्टे, इन्होंने जो क्या किया था, अवैध मादक पदार्थों के लिए जो है एक अभियान चलाया था, ठीक है, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ, मादक पदार्थों के खिलाफ एक अभियान चलाया था, ठीक है। और इस अभियान में जो है बहुत सारे लोगों की, एक अभियान चलाया और इस अभियान में बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई, ठीक है। और इसी हत्या के मुकदमे को सुनते हुए, इसी हत्या के मुकदमे की जांच कौन कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय। इसी सिलसिले में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है ना। तो मानवता के खिलाफ अपराध में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और यह अपराध था अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और उस जो है अभियान के दौरान बहुत से लोगों की हत्या कर दी गई थी फिलीपींस में। इसी की जांच कर रहा है अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय और उसी सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के छठवें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है ना। यह दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस, ठीक है ना। इसकी घोषणा किसने की है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और यह दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 जुलाई, ऑप्शन सी है 12 अगस्त और ऑप्शन डी है 12 मार्च। तो बताइए कि अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस तिथि को की गई है? जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई के दिन को अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई के दिन को अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देखते हैं आज का जो हमारा सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है कि एक बार संन्यास लेने के पश्चात सुनील छेत्री 40 साल की उम्र में पुनः वापसी कर रहे हैं, मतलब अपना संन्यास तोड़ रहे हैं। उनका संबंध किस खेल से है? ठीक है, एक बार इन्होंने संन्यास ले लिया था लेकिन दोबारा ये जो है फिर से इस खेल में वापसी कर रहे हैं और इनका संबंध किस खेल से है आपको बताना है कि सुनील छेत्री का जो संबंध है वह किस खेल से है। तो ऑप्शन ए है बास्केटबॉल, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है हॉकी। तो बताइए कि सुनील छेत्री का संबंध किससे है? तो वह है फुटबॉल से। आप जानते हैं कि सुनील छेत्री फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पहले संन्यास ले लिया था लेकिन इस बीच जो है वो फिर से वापसी कर रहे हैं, फिर से फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे सुनील छेत्री, ठीक है ना। अब देखिए आखिर सुनील छेत्री 40 साल की उम्र में फिर से वापसी क्यों कर रहे हैं? तो आप जानते हैं कि फीफा के साथ जो मैत्री मैच हो रहे हैं भारत की राष्ट्रीय टीम में, ठीक है, तो फीफा के मैत्री मैचों में राष्ट्रीय टीम की मदद के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय टीम यानी भारत की राष्ट्रीय टीम की मदद के लिए जो है यह वापसी कर रहे हैं, यह बात याद रखिएगा। और देखिए जो फुटबॉल के कोच हैं इस समय भारत में, फुटबॉल के जो कोच हैं वो हैं मनोलो मार्क्वेज, ठीक है, मार्क्वेज। इन्होंने स्पेशली जो है सुनील छेत्री से अनुनय विनय करके उनको वापस बुलाने का निर्णय लिया है और उन्होंने सुनील छेत्री को वापस बुलाया है और साथ ही एक टारगेट दिया है उनको। वर्ष 2027 में एक कप होने वाला है, 2027 में AFC एशियन कप, ठीक है, एशियन कप।
और उनका कहना है कि इस कप के लिए सुनील छेत्री का होना बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए जो है इन्हें वापस बुलाया गया है। आप सुनील छेत्री के बारे में जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक गोल करने में इनका तीसरा स्थान है, ठीक है ना। विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में तीसरा स्थान है इनका, किसका? सुनील छेत्री का, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो फीफा के मैत्री मैचों में ये राष्ट्रीय टीम की मदद करेंगे। और जो फुटबॉल कोच है मनोलो मार्क्वेज, उन्होंने वर्ष 2027 में एफसी एशियन कप जो होने वाला है उसके लिए भी इन्हें बुलाया है, ठीक है ना। और सुनील छेत्री विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में तीसरे स्थान पे हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है। इससे संबंधित एक प्रश्न की चर्चा हमने कल की वीडियो में किया था। आज उसी से संबंधित ये दूसरा प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है जयपुर में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईफा अवार्ड 2025 का जो आयोजन है वह किस शहर में हुआ है? तो राजस्थान के जयपुर में हुआ है, इसे याद रखिएगा। आईफा अवार्ड से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने पिछली वीडियो में यानी 12 मार्च की जो करंट अफेयर्स है उसमें बहुत डिटेल से बताया है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के नवे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है कि भारत की सबसे अमीर महिला और मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद देश की तीसरी सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गया है? ठीक है, तो भारत की यह सबसे अमीर महिला है, ठीक है ना। और अगर व्यक्ति के रूप में देखें तो सबसे एक नंबर पे है मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पे है गौतम अडानी। तो इन दोनों के बाद जो देश की तीसरी सबसे धनी व्यक्ति है वह कौन बन गई है? तो ऑप्शन ए है सावित्री जिंदल, ऑप्शन बी है रोशनी नाडर, ऑप्शन सी है नीता अंबानी और ऑप्शन डी है रेखा झुंझुनवाला। तो बताइए कि इनमें से कौन देश की तीसरी सबसे धनी व्यक्ति और भारत की सबसे अमीर महिला है? जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है रोशनी नाडर, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। कहीं कहीं आप इनका पूरा नाम पाते होंगे, रोशनी नाडर मल्होत्रा, ठीक है, मल्होत्रा। और यह है शिव नाडर। शिव नाडर का नाम आपने सुना होगा, शिव नाडर। ये शिव नाडर कौन है? HCL के संस्थापक हैं, ठीक है। और इन्हीं की बेटी है रोशनी नाडर। तो इन्होंने जो है शिव नाडर ने अपनी जो संपत्ति है उसका 47% हिस्सा रोशनी नाडर को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। 47% हिस्सा किसको दिया? रोशनी नाडर को दे दिया। तो जब रोशनी नाडर को 47% हिस्सा दे दिया तो इस प्रकार जो रोशनी नाडर की जो संपत्ति है, कुल संपत्ति इसको जोड़ करके ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो बनाता है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स बनाता है, उसके अनुसार जो इनकी कुल संपत्ति हो गई वह हो गई 3.13 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, लाख करोड़ रुपए। और यह जो है भारत की किसी महिला के पास सर्वाधिक संपत्ति है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, इनकी संपत्ति हो गई 3.13 लाख करोड़। अब अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट माने तो मुकेश अंबानी की जो संपत्ति है वो कितनी है? मुकेश अंबानी की संपत्ति है 7.69 लाख करोड़, ठीक है, यह मुकेश अंबानी की संपत्ति है। और अगर अडानी की संपत्ति देखें, ठीक है, गौतम अडानी की, तो अडानी की संपत्ति है 6.02 लाख करोड़, ठीक है, लाख करोड़ रुपए। अब देखिए तीसरे नंबर पे आ गई हैं 3.13 लाख करोड़ के साथ रोशनी नाडर मल्होत्रा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यह जो है HCL के संस्थापक शिव नाडर की बेटी है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी यह पूछा जा सकता है कि रोशनी नाडर का संबंध किससे है, तो वह HCL से है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं आज का हमारा 10वां प्रश्न। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड, ठीक है, अल्फ्रेड क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। इस अल्फ्रेड ने किस देश में तबाही मचाई है? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन सी है फिजी, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो बताइए कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम है अल्फ्रेड, इसने किस देश में तबाही मचाई है? तो यह मचाई है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में अल्फ्रेड ने तबाही मचाई है। देखिए कभी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड किस प्रकार का चक्रवात है, तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसने ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई है। इसकी जो वर्तमान में स्पीड है वो कितनी है? 155 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है ना। 155 किलोमीटर पर आवर से यह चक्रवात चल रहा है और यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है ना। और यह ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किसकी तरफ? ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन, ठीक है। तो यह ब्रिस्बेन को तबाह करने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है अल्फ्रेड, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, अल्फ्रेड उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है यह ऑस्ट्रेलिया में आया है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे यानी 13 मार्च के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आप इस चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके मन में अगर कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने दिल की बातें वहां लिख सकते हैं और जहां तक संभव होगा हम उसको पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।